गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें होमवर्क। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन था लास्ट में इस तरह से। ये एक कैपेसिटर था और ये स्विच लगा हुआ था यहाँ पे, और इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये चार्ज था इस पे 50 माइक्रो कूलम, ये -50 माइक्रो कूलम, और इसके ऊपर चार्ज था 100 माइक्रो कूलम एंड -100 माइक्रो कूलम। ठीक है, और ये स्विच था ऐसे। ठीक है, यही था, बोलो क्वेश्चन। वतनदीप, डेटा यही था। ठीक है, ओके। ठीक है ना, तो देखो 100 और -100, तो मैंने बोला कि भाई ये वाला जो स्विच है ये यहाँ पे लगा रखा था, ऐसे यहाँ पे अर्थिंग कर रखी। और तुमसे बोला गया था पहले पार्ट में कि चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच बताओ। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो देखो आंसर इसका आएगा 0। ठीक है ना, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच का पहले पार्ट में आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा वो मैं देखो बता देता हूँ। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी ये बात बताई कि भाई चार्ज जो है सिंगल प्लेट पे चार्ज नहीं बदलता। जैसे मान लो मैं इस स्विच को क्लोज किया मैंने, तो इस स्विच को अगर क्लोज किया तो क्या होगा, ये 100 माइक्रो कूलम और ये -50 माइक्रो कूलम। जब स्विच को क्लोज करोगे तो उस केस के अंदर ये प्लेट, इन दोनों का तो चार्ज बदल सकता था बिल्कुल, क्योंकि आपस में ज्वाइन हो गई। बट ये जो प्लेट है, ये जो जिसका किसी से कनेक्शन नहीं है, इस प्लेट का चार्ज बदल नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि बताओ ये तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैपेसिटर में अगर चार्ज चेंज होगा तो दोनों प्लेट का ही होगा, नहीं तो एक का भी चेंज होगा। क्योंकि हमेशा क्या चाहिए, हमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होगी। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 वाली बात तो अभी भी चलेगी। तो ये बात अब अपने को ध्यान रखनी है कि भाई अगर सिंगल प्लेट का चार्ज ही बदल सकता हो तो दूसरी प्लेट का चार्ज भी नहीं बदले। ठीक है, तो इसका मतलब कोई मुझे बोले कि स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज बताओ, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों पे चार्ज विल रिमेन सेम। तो स्विच क्लोज करने के बाद जो है इन पे चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चार्ज विल रिमेन सेम। और अगर तुमसे पूछे कि चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच बताओ, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर भाई 0 होगा। तो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच का आंसर पहले पार्ट में तो होगा देखो 0। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर देखो, उसके अंदर क्या था, उसमें अर्थिंग कर रखी थी। इस तरफ की भी तुम्हें सेकंड पार्ट इसी में देखो दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के साथ में। 1 सेकेंड। अब इस वाले केस में अगर अपन देखें तो भाई इस तरह से ये जो है ये अर्थिंग लगी हुई है यहाँ पर भी ना, दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे भी अर्थिंग थी। इस तरह से अर्थिंग कर रखी। तो अगर अर्थिंग है इस जगह पर तो उस केस में देखो क्या होगा। इस केस के अंदर भाई अब मैं अगर स्विच को क्लोज करूँ, ठीक है ना, इस बार अगर अपन स्विच को क्लोज करेंगे तो इस बार देखो चार्ज फ्लो करेगा। स्विच को किया यहाँ पे क्लोज, तो स्विच को जब क्लोज करेंगे तो इस बार चार्ज चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों प्लेट का तो आपस में कनेक्शन हो ही गया, और ये भी अब की बार ओपन सर्किट में नहीं है। ये वाली जो ये प्लेट है ये भी अब ओपन सर्किट में नहीं है, ये अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है। तो अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है, बताओ इधर भी अर्थिंग इधर भी अर्थिंग, तो अपन इनको क्या मान सकते हैं, ऐसे इनको कनेक्टेड मान सकते हैं। ठीक है, इनको इस तरीके से हम कनेक्टेड मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कनेक्टेड मान सकते हैं तो फिर तुम देखो, तो इसका मतलब अपने लिए सर्किट कैसा बन गया भाई। अपने लिए सर्किट बन गया कुछ इस तरह का। ये इस टाइप से सर्किट हो गया स्विच क्लोज करने के बाद, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया कनेक्शन, और ये ऐसा कुछ लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इस तरह से वो लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई अब चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच बताओ, तो भाई इस बार मैंने बोला कि इस बार चार्ज चेंज होगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स का आपस में कनेक्शन है। इस बार ये ओपन सर्किट में ये वाली प्लेट नहीं है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही। ठीक है ना, इस बार उधर से अर्थिंग है, मतलब ये इधर से पूरी तरह से कनेक्टेड हो गया। तो अब इसका मतलब इस बार चार्ज चलेगा, और चार्ज चलेगा तो इसका फिर कुछ कॉमन पोटेंशियल अपन वी डैश लेट कर लेते।
ठीक है ना, इसका पोटेंशियल मैंने कुछ वी डैश लेट कर लिया, और इधर तो अर्थिंग है ही, तो इधर अर्थिंग है, तो बताओ इधर का पोटेंशियल जीरो हो गया, और इधर भी तो अर्थिंग है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना, इनका पोटेंशियल भी इस तरीके से जीरो हो गया। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी भाई, इसकी कैपेसिटेंस थी 2 माइक्रो फैरड, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, इसकी कैपेसिटेंस थ्री थ्री माइक्रो फैरड, ये कैपेसिटेंस की वैल्यूज थी। तो अब एक काम कर लेते हैं, अपन कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि अपन चार्ज कंजर्वेशन लगा लूं, या C1 V1 प्लस C2 V2 भी ठीक है, पर ऐसे केस में देखो ज्यादा बढ़िया मुझे दिख रहा है कि क्यों ना मैं चार्ज कंजर्वेशन लगा दूं। देखो इस सिस्टम पे, ये जो सिस्टम हमें दिख रहा है ना इन प्लेट्स का, ये देखो, इनको देखो, इन प्लेट्स को देखो, ये दोनों प्लेट आपस में पहले भी आइसोलेटेड थी, अभी भी आइसोलेटेड है, इनका किसी से कनेक्शन थोड़ी है। ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम है, देखो इन पे पहले और इन्हीं दोनों प्लेट के बाद में हिसाब किताब क्या है उनको इक्वेट करना। भाई देखो ये सिस्टम, तो ये अपने लिए सिस्टम है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको सिस्टम कह, इसको सिस्टम कह रहे हैं। तो देखो यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, तो देखो चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, अभी लगा देते हैं भाई चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन तो क्या लिखूं मैं इसको, देखो मैं इसको लिख रहा हूं क्यू इनिशियल सिस्टम इक्वल टू क्यू फाइनल सिस्टम, ये लिख। भाई अपन C1 V1 प्लस C2 V2 से भी कर सकते थे, पर एक प्लेट अपने को पता है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो मैं C1 V1 C2 V2 के चक्कर में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे V1 V2 भी पता नहीं है। बताओ अभी तुम्हें इसके अक्रॉस ये थोड़ी पता है कि पहले से कितने पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज था, हालांकि वो निकल सकता है, पर क्यों ना अपन डायरेक्टली चार्ज कंजर्वेशन ही लगा दें। तो बताओ स्विच क्लोज करने के पहले कितना चार्ज था, -50, ठीक है, और इस पे कितना था, +100 था, और स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज है। अब मैं लगा रहा हूँ Q इक्वल टू सी वी, तो Q इक्वल टू सी वी लगा रहा हूँ, तो बताओ C कितना है, C है 2, और V कितना है बताओ, V इज V डैश -0 प्लस, फिर इसके बाद ये क्या होगा, 3 × V डैश -0। बोलो आ जाएगा, यहां तक भी सबको क्लियर है ना। देखो मैंने बोला कि इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो वो मुझे भी पता चल जाएगा कि V डैश अपने आप, है ना, मैंने प्लस कर दिया बाद में दोनों को, तो अब मुझे अपने को ये लग सकता है कि यार प्लस क्यों कर दिया, इधर क्यों नहीं माइनस कर दिया। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि कनेक्ट करने के बाद दोनों पे सिमिलर नेचर का चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए, वो V डैश की वैल्यू से डिसीजन करना पड़ेगा, है ना। तो बताओ V डैश का आंसर क्या आ रहा है फिर यहाँ से, V डैश अगर मैं बोलूँ तो 50/5 कर लोगे ना, बताओ ये तो 100 - 50, तो 50 और नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ से ये 5 से डिवाइड हो, ठीक है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड हो गया, तो यहीं से अपन ने बात कर ली फिर। तो देखो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो भाई यहाँ पर 50/5 मतलब कितना आ गया, ये 10 वोल्ट आ गया, ये आंसर आ गया 10 वोल्ट, कॉमन पोटेंशियल का आंसर 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो 10 वोल्ट अपना आंसर आ गया। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो चलो भाई, यहाँ से 10 वोल्ट का आंसर अपने पास आ गया, तो अब कॉमन पोटेंशियल अगर मिल चुका है तो अब आगे की कहानी भी क्लियर है। तो बताओ मुझे, बताओ अपने को क्या बताना था अल्टीमेटली क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में ये बताना था कि चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच कितना है। बोलो यही बताना था नियति, ठीक है ना, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच कितना है। तो चार्ज फ्लोन, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो एक प्लेट मान लो, इस प्लेट को ले लिया, इसी पे पहले और इसी पे बाद का चार्ज निकाल लेते, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, तो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, तो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, तो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल का क्या कर दे, मैग्नीट्यूड कर दो। चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो क्यू फाइनल मतलब क्या, क्यू फाइनल का उसका मॉड कर दो बस। ठीक है, तो उसका मॉड कर दो, माइनस में भी आए तो अपने को मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच में हमेशा मैग्नीट्यूड ही बताना होता है। तो बताओ भाई क्यू फाइनल में क्या पुट कर दें, क्यू फाइनल में पुट कर देते देखो 3, और V डैश की जगह क्या पुट कर दे 10, तो 10 ×
3। मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा सबको, इस प्लेट का फाइनल और इसी प्लेट का इनिशियल। जाए में जब मेरा पॉइंटर स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, वो प्लेट की मैं बात कर, ठीक है ना, इस प्लेट पे फाइनल और इसी पे इनिशियल। तो चलो भाई, ये बात आई। इनिशियल कितना चार्ज था बताओ, उसके ऊपर कितना था भाई, 100 था। उसके ऊपर पहले 100 चार्ज, तो पॉजिटिव ही था इसके ऊपर तो 100, है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 100 था। बोलो जतिन, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या पुट करेंगे, 30 - 100, तो यहाँ से आंसर बेटा आएगा 70 माइक्रो कूलम। तो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच का आंसर जो आ गया वो 70 माइक्रो कूलम आ गया। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? तो 70 माइक्रो कूलम इसका आंसर है। जो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर 70 आया। ठीक है, तो चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो भाई इसमें दो केस पढ़ने हैं हमने। केस वन लिखते हैं, देखो, केस वन, ए सिंगल स्लैब, ए सिंगल स्लैब इज completely inserted, is completely inserted between the plates। तो सिंगल स्लैब इज completely inserted between the plates। इसमें भी देखो दो सब केसेस लेने हैं अपने को। पहला सब केस है, बैटरी, बैटरी इज kept connected। पहला केस है, बैटरी इज kept कनेक्टेड। बैटरी इज kept कनेक्टेड। ठीक है, तो अब देखो, एक डायग्राम बनाते हैं, दो डायग्राम एडजेसेंट बनाएंगे अपन। ये मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, देखो एक, और इस तरह से ये बनाया, और इधर भी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपन इंसर्ट करेंगे, जिसकी इंसर्शन की तैयारी अभी है। अभी इंसर्ट किया नहीं है, बस इंसर्ट करना है। और यहाँ वाले केस में वो पूरी तरह से इधर इंसर्ट हो चुका। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कुछ के। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कुछ सी है। और एक बैटरी जो कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी है। ठीक है, तो जो बैटरी कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ भी। तो भाई, अब देखते हैं अपन एक एक चीज। तो ये तो देखो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल, इनिशियल कंडीशन, एंड दिस वन इज फाइनल। ये फाइनल कंडीशन।
तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। एक एक करके देखो चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, देखो, इनिशियल कैपेसिटेंस सी इनिशियल जो थी सी। बताओ, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी है? सी है। इनिशियल कैपेसिटेंस जो है वो है सी। तो मुझे बताओ जो सी फाइनल है वो कितनी हो जाएगी? अगर डाइलेक्ट्रिक के है तो फाइनल कैपेसिटेंस विल बिकम के सी। फाइनल कैपेसिटेंस के सी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, सी फाइनल के सी। बताओ, ये तो बात सबको समझ में आ रही होगी कि सी फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा? के सी के बराबर हो जाएगा। बोलो उन्नति, क्लियर है बात? ठीक है ना, तो सी इनिशियल सी के बराबर हो गया, सी फाइनल के सी। अब देखो अगली चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, वी इनिशियल, जो कि पहले क्या था? वी। भाई बैटरी लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बताया था ना, बैटरी लगाते ही बैटरी का क्या काम है? अपने अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। बैटरी लगी हुई है और लगे लगे ही बैटरी भी लगी हुई है और तुम डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट कर रहे हो। तो बताओ बाद में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है बेटा? वो भी हमेशा क्या रहेगा? अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। बैटरी का काम ही है कि अपने अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? V रहेगा, सेम रहेगा। तो V इनिशियल अगर V है तो बाद में भी वो V रहेगा। बैटरी कैप कनेक्टेड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज। अब इनिशियल चार्ज लिखते हैं भाई, एक एक करके चीजें लिख रहे हैं। इनिशियल चार्ज क्यू इनिशियल इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा उसको कुछ क्यू लिखा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? बताओ, सीवी के बराबर है। इनिशियल मैं तुमसे पूछूं कि कैपेसिटर पे इनिशियल कितना चार्ज था, तो सही बात है भाई, सी तो कैपेसिटेंस और वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्यू इनिशियल जो है सीवी के बराबर हो गया, जिसको क्यू कह रहे हैं बस। तो जो क्यू फाइनल होगा वो किसके इक्वल आएगा? ठीक है, जो क्यू फाइनल होगा वो किसके बराबर आएगा भाई? देखना भाई, सुनना बात भाई। कैपेसिटेंस कितनी बन गई बताओ? ये के डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर चला गया। तो बताओ कैपेसिटेंस अगर के सी हो गई तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? के सी वी हो जाएगा। चार्ज विल बिकम के सी वी। होगा कि नहीं बताओ? देखो वी तो वही रखा मैंने, कैपेसिटेंस को केसी किया। मैंने क्या बोला? अगर बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। पर कैपेसिटेंस तो बढ़ गई थी, कैपेसिटेंस तो केसी हो गई थी। तो चार्ज भी बताओ क्या हो गया? मुझे चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? सीवी लगाना है। तो सीवी लगाना है तो मैंने सी की जगह क्या पुट कर दिया? केसी पुट कर दिया। तो के सीवी हो गया। इसका मतलब क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ कि इट विल बिकम के क्यू। बोलो बन गया कि नहीं? क्या चार्ज के क्यू बन गया? है ना, सीवी क्या था? सीवी क्यू था। तो अब के सी भी हो गया, मतलब चार्ज के टाइम्स बढ़ गया है। तो चार्ज जो है वो के टाइम्स बढ़ गया, के क्यू हो गया। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज का भी इंक्रीमेंट हो गया। चलो आ जाओ अब अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ई इनिशियल। इनिशियल से मतलब समझ रहे हो ना, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है। तो जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया तब की बात हो रही है। तो ई इनिशियल विल बिकम कितना होगा बताओ? इनिशियल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। ई इनिशियल क्या होगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, इसको अपन नाम दे रहे हैं भाई कुछ ई। ठीक है, इनिशियल को ई नाम दे दिया। तो अगर अब मैं तुमसे ई फाइनल पूछूं, अगर मैं तुमसे ई फाइनल पूछूं तो मुझे चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करो, जिन जिन को आंसर जो लगता हो। बस आंसर किस फॉर्म में करना है? इलेक्ट्रिक विल चेंज और विल नॉट चेंज, है ना? तुम्हें आंसर लिखना है विल चेंज या फिर लिखना है विल नॉट चेंज। बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तुम्हें आंसर वहां पे लिख के मुझे बताना है चैट बॉक्स में कि विल चेंज या विल नॉट चेंज। जिन जिन को जो भी आंसर लगता हो वो उसमें लिखते चलो। विल चेंज और विल नॉट चेंज। ओके, नॉट चेंज भी मेरे पास आंसर आ रहे हैं, विल चेंज भी आंसर आ रहे हैं।
काफी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, कुछ ने बोला विल चेंज, कुछ ने बोला विल नॉट चेंज। ओके, चलो देखते हैं, देखते हैं, बहुत बढ़िया। देखो सब लोग ध्यान से बात मेरी समझ रहे हैं। तो ई फाइनल इक्वल टू, देखो मैं बताता हूँ, जिन लोगों को लगता है विल चेंज और कुछ को लग रहा है विल नॉट चेंज, अभी दोनों बात अपने सामने आएगी। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल में मुझे चार्ज भी क्या लेना पड़ेगा भाई? फाइनल लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक में फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस। पर नीचे भी तो बताओ मैं के लूंगा ना। अरे मीडियम आता है तो नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता? अरे भाई ये तो मैंने तुम्हें कूलम्स लॉ में ही बता रखा है, अगर मीडियम होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² में, नीचे यहाँ पे अगर मीडियम होता है तो क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी तो मीडियम आ गया तो के से मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है कि क्यू फाइनल की वैल्यू किसके बराबर है? के क्यू के बराबर है। तो जिन्होंने विल चेंज आंसर मुझे बताया, वो नीचे वाला के मिस कर गए। ठीक है ना, जिन्होंने आंसर बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज, वो आंसर बेटा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि के और के जो है वो कट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, के और के दोनों कट हो जाएंगे, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट का मतलब अपने पास क्या आने वाला है? इट विल रिमेन सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, बट कैसे हमें देखनी है वो मैं बात बता। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो हर्षित, क्लियर है बात? अंश बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखो भाई ई फाइनल की वैल्यू ई के बराबर आ, ई फाइनल जो है वो ई के बराबर आ गया। अब देखो एक और तरीका हो सकता था इसका, वो भी मैं बताता हूँ, तुम इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे। अगर मैं बताऊँ इस फॉर्मूले से करता है इसको, v इज इक्वल टू ई इंटू डी से, ये दूसरा मेथड हो सकता है इसका। मुझे बताओ, v तो नहीं चेंज होगा ना, और डी भी नहीं चेंज किया तुमने, कौन सा तुमने प्लेट की सेपरेशन बदली है? नहीं बदली ना प्लेट की सेपरेशन, तो बताओ ई तो सेम रहेगा ना। ठीक है ना, v इज इक्वल टू ई इंटू डी से भी अपन समझ सकते हैं कि v तो सेम रहेगा, जब भी बैटरी कनेक्टेड है तो v विल रिमेन सेम। ठीक है, और डी तो मैंने बदला नहीं था, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे भी देख सकते। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलो भाई अगली टर्म पे बात करता हूं मैं। अब एनर्जी की बात करनी की, इनिशियल एनर्जी कितनी थी और बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी थी और बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी वो लिखते हैं। चलो लिखते हैं नीचे, उसी के नीचे लिखते जाना, यू इनिशियल, उसी के नीचे लिखते जाना। पहले कितनी एनर्जी थी भाई? मैं तो, मुझे तो बैटरी कनेक्टेड दिख रही है, तो मुझे तो ½ CV² ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि उसमें v अपने को पता है। तो यू इनिशियल इक्वल टू ½ CV²। तो बताओ यू फाइनल जो है, वो मैं फिर से लगा रहा हूँ फॉर्मूला ½ CV², पर सी तो चेंज हो गया, सी कितना हो गया भाई? के सी हो गया। और वी तो रहेगा ना सेम, मैंने क्या बताया, बैटरी कनेक्टेड तो वी विल रिमेन सेम। इनिशियल को एक काम करना बेटा, इसको यू लिख देना, इसको यू के बराबर कर देना, इनिशियल को यू के बराबर कर देना, तो बाद में जो आएगा, बताओ वो के टाइम्स आया वो, तो के टाइम्स यू हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर, अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई एनर्जी इंक्रीज कर गई कि डिक्रीज कर गई, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है, क्योंकि बताओ के की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। तो के की वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब अब जो कैपेसिटर में एनर्जी है पहले के कंपैरिजन में, वो क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई। तो एनर्जी इंक्रीज कर गई है, तो इंक्रीज कोई तो दिया होगा, किसी ने तो दी होगी एनर्जी। अरे कैपेसिटर में एनर्जी बढ़ गई, किसी ने तो दी होगी वो एनर्जी, वो वर्क डन बाय बैटरी से आई है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बैटरी ने इस प्रोसेस में कितना वर्क किया, है ना, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बैटरी ने कितना वर्क किया वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो वो मैं अलग से लिख देता हूँ। ये अपनी जो कंपैरिजन था वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पर नीचे एक एडिशनल चीज लिख देते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इन दिस प्रोसेस, वर्क डन बाय बैटरी इन दिस प्रोसेस। वर्क डन बाय बैटरी इन दिस प्रोसेस में देखना क्या लिखेंगे भाई, क्या होता था वर्क डन बाय बैटरी? चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। बताओ यही तो था।
वर्क डन बाय बैटरी मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी मल्टीप्लाइड बाई ईएमएफ। तो बताओ चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना हुआ, फाइनल चार्ज कितना है किसी भी एक प्लेट पे, केसीवी, पहले कितना चार्ज था, सीवी था, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, उसको वी से मल्टीप्लाई कर। तो बताओ अब सीवी तो कॉमन आ गया, तो मुझे लग रहा है आंसर आया k-1 इंटू सीवी स्क्वेयर। बोलो आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आया अपने पास k-1 इंटू सीवी स्क्वेयर, ये वर्क डन बाई बैटरी है। तो वर्क डन बाय बैटरी का ये आंसर आ गया। तो इसमें ये भी पूछते हैं कि इस प्रोसेस में बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी ने भाई ये वर्क किया। क्या है, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। अब एक बार फिर से मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, ये ए सब सेक्शन मैंने तुम्हें करवाया, ए सब सेक्शन में बेटा मैंने क्या करवाया, बैटरी कैप कनेक्टेड कराया। अब यही काम सारे कंपैरिजन हम दोबारा करेंगे, पर इस बार कैपेसिटर तो चार्ज है पर बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो अगली बी सब सेक्शन में लिखते हैं बैटरी, बैटरी इज डिसकनेक्टेड। जब हम डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे बैटरी डिसकनेक्टेड है। तो डिसकनेक्टेड है पर कैपेसिटर हमने पहले ही चार्ज कर रखा है। ठीक है, कैपेसिटर हमने चार्ज कर रखा है और चार्ज करने के बाद वो कनेक्टिंग बैटरीज हमने हटा दी और डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की तैयारी में हमें। तो ये देखो डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की तैयारी में हम हैं, ये डायइलेक्ट्रिक इसमें अब जाने, और वही इसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो ये तो सिचुएशन देखो इनिशियल है, इनिशियल। और फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में डायइलेक्ट्रिक इसमें पूरी तरह से इंसर्ट कर जाए। फाइनल कंडीशन में इसमें डायइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट कर दिया। तो डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये जो है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसके अंदर आ चुका है, पूरी तरह से इसको फिल कर दिया। तो ये क्या है, दिस इज फाइनल सिचुएशन, दिस इज फाइनल सिचुएशन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सबको। तो इनिशियल और ये फाइनल यहाँ पे आ गया। अब चलो वही काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा। बताओ भाई, इसका कोई कनेक्शन तो बाहर से है नहीं, इसका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं सबसे पहले चार्ज ही लिख रहा हूं, इसलिए इसमें क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू फाइनल भी क्या रहेगा, क्यू रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, चार्ज नहीं बदल सकता। तो क्यू इनिशियल अगर क्यू के बराबर है तो क्यू फाइनल जो है वो भी क्यू के बराबर ही होगा। चलो अब अगला काम, अगला देखते हैं। बताओ सी इनिशियल जो है वो किसके इक्वल है, सी इनिशियल को सी के इक्वल है। तो जो सी फाइनल है वो किसके इक्वल आएगा भाई, सी फाइनल जो है वो के सी के इक्वल है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको मैंने ई कहा और ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो आएगा कि नहीं। बोलो भाई, सुन रहे हैं सब बात, थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहना है। संचित समझ रहे हो बात। ठीक है, तो ई इनिशियल जो है वो ई जो कि क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है। ऐसे ही बताओ फिर ई फाइनल, इस बार मुझे रिप्लाई करके बताना जरा, विल चेंज और विल नॉट चेंज। ध्यान से जरा देख के इस बार मुझे रिप्लाई करके बताओ, विल चेंज और विल नॉट चेंज। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, इस बार आंसर विल चेंज रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार चेंज होगी, क्योंकि बताओ चार्ज तो इस बार कंजर्व है ना, बैटरी कनेक्टेड तो है नहीं कि चार्ज बदल दे। तो चार्ज तो उतना का उतना ही, पर डायइलेक्ट्रिक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के तो हमें नीचे तो के लगाना पड़ेगा। तो नीचे अगर के लगाना पड़ेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या बनेगा बताओ, ये इट विल बिकम
E/K। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, है ना, क्योंकि के तो वन से बड़ा होता है। तो के वन से बड़ा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार डिक्रीज कर जाए। आ जाओ अगली चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने वी कहा, और वी को मान लो मैंने E/D कह दिया। E/D। तो अगर हमने इसको E/D कह दिया तो बताना मुझे, जो वी फाइनल है क्या वो तुम्हें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार? विल चेंज और विल नॉट चेंज? क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, बिल्कुल भाई, इस बार बिल्कुल सही कह रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज। क्योंकि बताओ मैंने क्या बोला, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई ना, तो इसको मैंने ई डैश कर दिया, लो कर दिया ई डैश। तो इसको मैंने ई डैश कर दिया, E'/D। तो ई डैश को बताओ मैं क्या लिख दूं? ई डैश तो E/K है। ई डैश को मैंने लिख दिया E/K, और साथ में क्या लिख दिया, डी। अरे ई डैश को E/K लिख दिया, तो मुझे खुद बताओ तुम, ये आंसर क्या आया? V/K। ठीक है, क्योंकि E/D क्या चीज है बताओ, E/D तो V है, इधर से देखो E/D तो V है। तो E/D डिवाइडेड बाई K करेंगे तो इट विल बिकम V/K। ठीक है, तो ये बात यहां तक की हमें क्लियर हो, V/K। अब एक एनर्जी वाली चीज और कर लेते हैं। तो चलो मैं अगली चीज लिख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो यहाँ तक का नोट कर लिया होगा सबने। तो यू इनिशियल इक्वल टू क्या लिखें भाई, उसको मैं लिख रहा हूँ, देखो एक बार यू लिख रहा हूँ, और उसको क्या लिख रहे हैं, इस बार मुझे ज्यादा सही लग रहा है Q² बाई 2C लगाना। ये चार्ज के बारे में हमें पता है कि वो तो चेंज होगा नहीं। पिछली बार V कांस्टेंट था, इस बार चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। अब जो U फाइनल है, देखो Q तो Q ही रहेगा, Q तो चेंज होगा नहीं। Q² बाय, पर C की जगह क्या लिख दूं? C की जगह मैंने KC लिख दी। तो C की जगह KC लिख दिया, तो Q² बाई 2 KC हो गया। तो Q² बाई 2 KC हो गया, तो अब यहां से उसके बाद तो लिख ही सकते हो। ठीक है ना, तो इसके बाद तो अपन लिख ही सकते हैं, इट विल बिकम व्हाट, U/K। तो इस बार एनर्जी डिक्रीज कर गई है। ठीक है ना, ये एनर्जी डिक्रीज कर गई है। कोई इसमें अपने से ये पूछे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, है ना, तो वो अपन क्या करेंगे, यही मानेंगे कि स्लोली उस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवाया गया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी U फाइनल माइनस U इनिशियल। इस प्रोसेस में कोई हमसे ये पूछे कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, तो बैटरी का वर्क तो कोई पूछेगा नहीं, बैटरी लगी भी नहीं है इसके अंदर, है ना, तो बैटरी तो कनेक्टेड ही नहीं है। पर इसमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क अगर पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे हम, U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात देखो हमें समझ में आ गई, इतनी बात सबको क्लियर है। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से, और ये बैटरी कनेक्टेड है, और एक प्लेट को दूर खींचा जा रहा है ऐसे। एक प्लेट तो फिक्स है, और दूसरी प्लेट को हम इस तरह से खींच रहे हैं, मूव कर रहे हैं। साइड में स्टेटमेंट लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिख लो एक बार। वन ऑफ द प्लेट वन ऑफ द प्लेट इज मूव्ड अवे। वन ऑफ द प्लेट इज मूव्ड अवे एज शोन, is moved away as shown. What will be the effect on? What will be the effect on following parameters? What will be the effect on following parameters? पहला है कैपेसिटेंस। ये पार्ट लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन के।
कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर किस तरह से देने, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन सेम, इस तरह से आंसर करते हैं। मैं सारे लिख देता हूँ, देखो पहले पार्ट। दूसरा पार्ट है अपना चार्ज ऑन कैपेसिटर। दूसरा पार्ट है चार्ज ऑन कैपेसिटर। फिर थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। फिर नेक्स्ट लिख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और एक बार लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है बात, तो चलो अब तुम एक बार सॉल्व कर लो इसको। मैंने बताया आंसर किस फॉर्म में करना है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। क्वेश्चन तुम समझ ही गए कि एक बार प्लेट यहाँ है और उसके बाद कहीं उसको दूर ले गए, है ना, सेपरेशन बढ़ा दिया। एक बार प्लेट यहाँ थी, उसके बाद उसको कहीं और ले गए, तो इन पैरामीटर्स पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा। तो एक बार सारे पार्ट सॉल्व कर लो, फिर अपन एक एक करके आंसर डिस्कस करते हैं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से भी हमें। हाँ बबली ठीक बता रहे हो, एक बार सारे कर लो। सारे एक बार पार्ट्स कर लो। कविशा ठीक बता रहे हो आंसर। वसीम, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस। हाँ चलो देख लेते हैं, एक बार कर लो। सब लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो बेटर होगा। चलो देखें फिर आंसर। चलो मैं बताता हूँ अपना आंसर, एक एक करके चेक करना है ना। तो फर्स्ट पार्ट का जो है कैपेसिटेंस, तो दिख रहा होगा सबको, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो बताओ अगर ये प्लेट को मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाएंगे तो सेपरेशन तो बढ़ गया। ठीक इसके इक्वल होता है, बताओ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के इक्वल होता है। तो डी तो तुम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो डी अगर इंक्रीज करोगे तो सी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो पहले पार्ट का आंसर आया सी, डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया जिन्होंने भी डिक्रीज किया, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलो भाई, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो मुझे तो लग रहा है मैं क्यों ना इससे करूं, क्यू इक्वल टू सीवी से। और जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है, जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है तो उस केस के अंदर वी नहीं चेंज होता। बोलो रिया, समझ में आ रही है ना बात। जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं चेंज होता, पर कैपेसिटेंस तो चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस तो डिक्रीज हो रही है, तो बताओ इसका मतलब चार्ज भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो चार सेकंड पार्ट का आंसर आएगा डिक्रीज। ठीक है ना, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, अपने हिसाब से लिख लेना एक्सप्लेनेशन तो। कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, इसलिए चार्ज भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
चलो भाई, तीसरे का आंसर तो सबको ही पता है। तीसरे का आंसर तो सबको पता है ना। कोई राय का समझ में आ रही है बात? तो क्या आंसर आएगा तीसरे पार्ट का? रिमेन सेम। अनंत नूर बोलो, समझ रही हो बात? ठीक है, तो रिमेन सेम, तो रिमेन सेम आ जाएगा। इट विल रिमेन सेम। चलो भाई, ये भी हमें समझ में आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड, मुझे तो ज्यादा बढ़िया ये फॉर्मूला लग रहा है। हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि मैं क्यू क्यू स्क्वायर बाई टू सी में जाऊं उसमें तो क्यू तो बदल जाएगा। तो जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर मुझे कांस्टेंट दिख रहे हो, मुझे उससे करना चाहिए। ठीक है ना? बोलो अगम नूर सिंह, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो अब मुझे बताओ, वी तो कांस्टेंट रहेगा पर सी तो डिक्रीज कर रहा है। तो सी डिक्रीज कर रहा है, तो बताओ यू भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। चेक करते जाओ, अपने आंसर मैच कराते जाओ, गलत है कि सही है। तो यू मैंने करा दिया डिक्रीज। क्यू स्क्वायर बाई टू सी से करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि चार्ज भी चेंज होगा फिर, और सी भी चेंज होगा। तो ऐसे फॉर्मूले को यूज करो जिसमें कम से कम चीजें चेंज हो रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। चलो, केवल केवल आखिरी पार्ट का मुझे आंसर टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। सिर्फ आखिरी पार्ट का आंसर मैं टाइप करने को कह रहा हूँ। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। ओके, मिक्स आंसर आ रहे हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, मैं कहूँ तो लगभग बराबर प्रोपोर्शन में मुझे आंसर मिल रहे हैं। इंक्रीज भी काफी लोग कह रहे हैं, सेम भी कह रहे हैं, काफी लोग डिक्रीज भी कह रहे हैं। ओके, चलो बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, मुझे तो देखो जो सबसे सही लग रहा है ना, वो मुझे तो ये लग रहा है। मुझे तो ये सबसे आसान लग रहा है। और भी तरीके में बता देता हूँ अभी। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वी मेरे पास कांस्टेंट है। तो बताओ मैं क्या कह सकता हूँ? ई इज इनवर्सली टू डी कह सकते हैं क्या? क्योंकि वी क्या है? इनवर्सली कब कह सकता हूँ? जब बाकी की चीजें क्या हो? कांस्टेंट हो। वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ, डी तो इंक्रीज कर रहा है ना, सेपरेशन तो बढ़ा रहे हैं, तो ई क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो डी अगर बढ़ा रहे हैं तो ई क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ई विल डिक्रीज। अब तुम अगर उससे कर रहे हो ना, ई इक्वल टू क्यू बाय, इससे अगर कर रहे हो, और करके लिख देता हूं मैं, ई इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, अगर इससे कर रहे हो, इससे करोगे तो बताओ चार्ज तो क्या हो जाएगा? कम हो रहा है। बताओ, ये तो मैं यही बता चुका हूँ तुम्हें इस वाले पार्ट में। तो बताओ, चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी नीचे के पैरामीटर पे तो कोई फर्क पड़ नहीं। एरिया थोड़ी बदल रही। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट थोड़ी बदल रही होगी, के वे मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। कौन सा मैंने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करी है इसके अंदर? दीक्षा, समझ रहे हो बात? ठीक है ना? तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बट ई जो है वो चेंज होगा, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। तो दोनों से ही कर लो, किसी से भी कर लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये डिक्रीज कर जाएगा। तो दो क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, वो तुम करना, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, पर इसी टॉपिक के हैं। एक बार नोट कर लो। ठीक है ना? नोट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास तो अपनी वेडनेसडे को, तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली, बाकी डिपेंड करता है। तो परसों तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो परसों की क्लास में फिर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिख लो, देखो। तो देखो, एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो ये इस तरह से ये बनाओ, देखो। ये स्विच लगा हुआ है। ये कैपेसिटेंस सी है। ये भी सी है। ये वी है। ये एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जेई का क्वेश्चन है एक आया हुआ।
बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखो, देखो बना लिया डायग्राम, पहले स्टेटमेंट लिख लो। तो स्विच एस, पहले स्टेटमेंट लिख लो। स्विच एस इज केप्ट क्लोज्ड, स्विच एस is kept closed for long time, kept closed for long time, and then it is opened, is kept closed for long time and then it is opened at dielectric slab, at dielectric slab, ब्रैकेट में लिखो K इक्वल टू 3, at dielectric slab ब्रैकेट में लिखो K इक्वल टू 3, at dielectric slab is inserted between the, at dielectric slab K इक्वल टू 3 के बाद लिखो is inserted completely, K इक्वल टू 3 के बाद लिखो। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि रिपीट कर दो एक बार मैं क्वेश्चन, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। स्विच एस, चलो मैं लिख ही देता हूँ। स्विच एस इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन इट इज ओपन्ड एट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ब्रैकेट में लिख रहे हैं K इक्वल टू 3, K इक्वल टू 3 इज completely, is completely inserted between the plates of both capacitors, between the plates of both capacitors, calculate ratio of stored energy, ratio of stored energy in capacitors before and after inserting the dielectric, ratio of stored energy in capacitors, in capacitors before and after inserting the dielectric। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहले स्विच को क्या किया हमने, क्लोज किया। पहले स्विच काफी टाइम तक के लिए क्लोज रहा, जब क्लोज रहा होगा तो बताओ दोनों बढ़िया चार्ज हो रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद इसमें भी डाइलेक्ट्रिक फिल करना है, अभी डायग्राम में मत करना चेंज, ठीक है ना। और इसमें भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है, दोनों में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले टोटल एनर्जी दोनों में कितनी थी, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद दोनों में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। समझ गए ना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले टोटल दोनों में कितना था,
और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद दोनों में टोटल एनर्जी कितनी है, उनका रेशियो बताना है। काविश समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है ना, तो ये तुम करोगे खुद से। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, है ना, ये दो क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना इनको, अपन डिस्कस करेंगे फिर आगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, a capacitor of capacitance C is connected with a battery of EMF V. Now battery is disconnected. Battery is disconnected and plate separation is doubled. Plate separation is doubled by an external agent. Calculate work done. Calculate work done by external agent. ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ आ गई बात? तो ये दोनों क्वेश्चन हमें करने हैं, खुद से करने हैं। मुझे अगली क्लास में इनके आंसर बताना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। तो देखो अपन कर क्या रहे थे, शुरुआत आज हमने कहाँ से करी थी, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से करी थी। ठीक है, और उसमें मैंने केस वन तुम्हें बताया कि सिंगल स्लैब इंसर्ट करी, और केस वन में दो सब केसेस मैंने तुम्हें बताए। ठीक है, अब अपन केस वन के बाद केस टू लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले में अपन लिख रहे हैं, देखो आगे, केस टू। केस टू मल्टीपल स्लैब इंसर्शन, मल्टीपल स्लैब इंसर्शन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, मल्टीपल स्लैब इंसर्शन बिटवीन द प्लेट। अब मल्टीपल स्लैब, इसमें भी देखो सब केसेस करने हैं हमने। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो मल्टीपल स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। देखो किस तरह का ये डायग्राम है। भाई कुछ ऐसे हमने अलग अलग मटेरियल इसमें इंसर्ट कर, मतलब पिछले केस में क्या किया था, पिछले केस में एक ही स्लैब इंसर्ट की थी, इस बार अलग अलग मटेरियल इसमें इंसर्ट करें। जैसे ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1 है, ये वाले का K2 है, और ये वाले का K3 है।
और ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है, वो मान लो D1 है, और ये कुछ D2 है, और ये कुछ D3 है। ठीक है, तो ये D1, D2, D3, और एक K1, K2, K3। ठीक है, ऐसे तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लो इंसर्ट कर दी। अभी पिछले केस में क्या था? पिछले केस में भाई एक ही स्लैब थी, सिंगल स्लैब थी, एक ही मटेरियल था। इस बार मल्टीपल मटेरियल हमने इसमें इंसर्ट कर दी। अब बताना ये है कि सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, है ना? तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। तो देखो, इसके वजह दो तरीके हैं, एक सब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक क्वेश्चन की मदद से, वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही लिख लेंगे उसके लिए। अभी मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है इस टाइप के केसेस को हैंडल, वो मैं समझा। ठीक है, सब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं अलग से क्वेश्चन में तुम्हें बता। तो देखो, हमें करना क्या है ना, इसके अंदर हमें इसको तीन डाइलेक्ट्रिक जो ऐसे लगा रखे हैं ना, इनको हमें कैसे समझना है। इसे बेटा हमें ऐसे समझना है, थ्री कैपेसिटर्स इन सीरीज, ऐसे समझना है। मतलब ये सिस्टम कैसे बिहेव करता है, जैसे तीन कैपेसिटर सीरीज में लगा रखे हो। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। कैपेसिटर तो एक ही है वैसे एक्चुअल में तो, पर ये किस तरह से बिहेव करता है, जैसे तो तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे। ये कौन सा वाला? ये K1 वाला। ये कौन सा? ये K2। और ये कौन सा? ये K3 वाला। और इसके अंदर जो सेपरेशन है दैट इज कुछ D1, और इसमें देखोगे तो D2, और इसमें देखोगे तो D3। 1 सेकंड में डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 सेकंड। ठीक है, एक बार मैं फिर से वो डायग्राम एक बार फास्ट बना देता हूँ। तो देखो, तीन वो डाइलेक्ट्रिक थे, है ना? मैंने बोला कि उसको हमने कैसे लैड करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह लैड करना है।
ठीक है, इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह। और ये K1 था, और ये हमने बना दिया था K2, और इसको बना दिया था देखो K3। ठीक है, और ये देखो ये A था, एंड दिस इज B। ठीक है, तो अब देखो भाई, मैंने बोला कि ये वाला जो सिस्टम ऊपर वाला जो मैंने बना रखा है ना, इसको हम तीन डाइलेक्ट्रिक के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह लेट करें। इसका जो प्लेट सेपरेशन था वो था कुछ D1, और इसका सेपरेशन था कुछ D2, और इसका सेपरेशन था कुछ D3। बोलो यहाँ तक की बात तो क्लियर थी सबको? ठीक है, तो अब देखो इसको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह लेना है। तो बताओ सीरीज के अंदर तीन कैपेसिटर का अगर इक्विवेलेंट निकालना है, तो बताओ क्या निकालोगे? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताओ यही लिखेंगे, है ना? तीन कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इसको लेना है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलो भाई आगे लिखते हैं। तो फिर ये आगे क्या बना? ये बना 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 की जगह बताओ क्या लिखोगे? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D1। बताओ ये तो क्लियर है सबको बात? भाई कैपेसिटेंस मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D लगा दी। फिर प्लस 1/, यहाँ पे क्या आ गया? एक K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2।